लिखिए हेडिंग लिखिए एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम के एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। जहां तक कल कर लिया था उसके आगे लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। देखिए बर्नौली थ्योरम क्या कह रहा है? बर्नौली थ्योरम ये कहता है कि कहीं भी किसी भी फ्लो में या किसी भी फ्लूइड के फ्लो में प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट। आ रही बात समझ? लेकिन अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को इग्नोर कर दें, यानी मान लिया अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, जो पहली पोजीशन है और दूसरी पोजीशन है पाइप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई काम नहीं। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तो जितनी है उतनी वहां, तो पोटेंशियल एनर्जी तो अलग हट जाएगी। यानी सिर्फ हम क्या बोलेंगे? प्रेशर एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम जो होगा वो क्या होगा? यही वाला एप्लीकेशन हम यूज, यही वाला मतलब कॉन्सेप्ट हम यूज करके बहुत सारे एप्लीकेशन लिखेंगे। पहला एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट जिसका नाम है मैग्नस इफेक्ट। लिखेंगे सब लोग मैग्नस इफेक्ट, लिखेंगे मैग्नस, हेडिंग लिखिए मैग्नस इफेक्ट। ये किसके बारे में है? कर्व मोशन ऑफ स्पिनिंग बॉल, है ना? कर्व मोशन ऑफ स्पिनिंग बॉल। बॉल को स्पिन होते हुए देखा आपको मैंने? जैसे आपने बॉल को स्पिन कैसे कराते देखा? बॉल को अगर थ्रो करेंगे ऐसे आगे की तरफ तो एक स्ट्रेट लाइन की तरह ऐसे मतलब पैराबोली बना के जाएगा, लेकिन उसका पाथ कुछ अलग होगा। तो वो जो बैट्समैन खेल रहा होगा उसको पाथ प्रेडिक्ट हो जाएगा कि कौन से पाथ से बॉल आएगी। अगर आप बॉल को स्पिन करा के नहीं फेंकेंगे, अगर बॉल को आप सीधे सीधे ऐसे फेंक दिए आगे की तरफ, ऐसे थ्रो कर दिया आगे की तरफ, तो बैट्समैन को बॉल जो है वो प्रेडिक्ट होगी, वो समझ में आएगा कि बॉल कहां पर आएगा, जाएगी ऐसे ही पैराबोला ही बनाएगा, है ना? लेकिन अगर आप स्पिन करा के फेंके, अगर आप बॉल को अगर आगे की तरफ स्पिन करा के फेंके हैं, तब वो बॉल एक ऐसा कर्व पाथ लेगी जो अनप्रेडिक्टेबल रहे, उसी को बोलेंगे स्पिनिंग। यानी अगर बॉल को आप आगे भी थ्रो करना और स्पिन भी करा, तब बॉल ऐसे रोटेट करके जाएगी, रोटेट करते करते एक गजब का जो है कि वो पाथ है, हो सके अंदर की ही तरफ है। और जब बॉल जो है कि वहां पर बॉल उसके बाद जो स्ट्राइक करके ग्राउंड पे अनप्रेडिक्टेबल जो है बैट्समैन के पास है, समझ में आता है? उससे बेस्ट एग्जांपल आपने फुटबॉल में देखा होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, ये मान लीजिए आपका नेट है ना, इसमें गोल करता है ना, और यहाँ पर फुटबॉल है, यहाँ पर गोलकीपर है, मान लीजिए यहाँ पर गोलकीपर खड़ा, ये पूरा यहाँ तक। अब मैं यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ से अगर मैं थ्रो करूंगा तो ये ऐसे, अगर मैं इसको सीधे सीधे अगर इसको रोटेट नहीं कराऊंगा, अगर मैं सीधे सीधे इसको थ्रो करूंगा तो ये सीधे सीधे जाएगा, तो यहाँ गोलकीपर पकड़ लेगा इसको। लेकिन अगर मैं इसको स्पिन करा के फेंकूंगा ना, तो ये कुछ गलत ऐसे पाथ लेके यहाँ से जाकर अंदर गोल की तरफ ऐसे गोल होते हुए देखा आपने?
इसमें बर्नौली थ्योरम ही लगाते हैं, यानी फुटबॉलर बनने के लिए भी आपको फिजिक्स आनी चाहिए, क्रिकेटर बनने के लिए, बॉलर बनने के लिए भी आपको फिजिक्स आनी चाहिए। वो जो फुटबॉलर जो है गोल करते हैं या क्रिकेटर जो स्पिन कराते हैं उसको बर्नौली थ्योरम कैसे लगाते हैं अभी समझाऊंगा। जैसे अगर आपने बॉल को अगर सीधे सीधे फेंका तो जो सामने है वो तो प्रेडिक्ट कर लेगा कि सीधे सीधा, लेकिन अगर आप स्पिन करा के फेंकेंगे तो एक अलग सा वो कर्व पाथ है, कर्व मोशन ऑफ स्पिनिंग है बॉल, समझ में आएगा। एक अलग सा वो ऐसे घूम के जाएगा, हमको लगेगा इधर चलेगा, नहीं घूम के ऐसे चला, क्योंकि इधर फोर्स लगेगा इसकी तरफ, हमने फेंका इधर लेकिन इसको इस तरफ एक फोर्स लगेगा। जैसे क्रिकेट में ही, क्रिकेट का ही बॉल है, क्रिकेट का ये जैसे मान लीजिए क्रिकेट का बॉल है, अगर मैं इसको सिर्फ आगे की तरफ थ्रो किया तो एकदम सीधे सीधे ऐसे बैट्समैन के पास जाएगी तो नीचे, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है तो वो ग्रेविटी की वजह से थोड़ा बहुत नीचे जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको स्पिन करा के फेंकूंगा, इस बॉल को अगर मैं स्पिन कराऊंगा तो ये गजब से कुछ ऐसे पाथ ऐसे जाकर ऐसे जाएगी यहाँ पर, फिर ऐसे जाकर बैट्समैन के पास जाएगी। समझ में आ रहा है? स्पिन कराने देखा तो उसमें बर्नौली थ्योरम ही लगा। समझ में आया? अब क्या होगा बोलिए, कैसे काम करेगा बर्नौली थ्योरम? अभी तो बस मैं ये समझा रहा था कि स्पिन कराने से फायदा क्या है ना। अब देखिए बॉल को स्पिन करा, अगर बॉल को सीधे जाए, अगर बॉल को मैंने वेलोसिटी ऐसे बिल्कुल सीधे दे दूं, अगर बॉल एकदम सीधे सीधे आगे की तरफ जा रहा तो जो हवा है उसके तरफ वो किधर जाएगा? एयर किधर जाएगी? पीछे की तरफ। अरे बाइक से चले या साइकिल से चले, हम आगे की तरफ जाते तो हवा सामने से आती है कि नहीं? अगर आपकी वेलोसिटी आगे है तो हवा की वेलोसिटी, एयर की वेलोसिटी पीछे की तरफ होगी, यानी एयर कुछ इस तरीके से जाएगा। एयर की वेलोसिटी यानी एयर की वेलोसिटी आपकी कुछ इस तरीके से, ये एयर की वेलोसिटी समझ में आई बात? ये एयर की वेलोसिटी है मेरे भाई, एयर की वेलोसिटी समझ में आ रही बात? अगर बॉल आगे की तरफ जा रही है तो एयर जो है पीछे की तरफ, क्लियर? अगर लेकिन बॉल हम सीधे फेंकेंगे, अगर बॉल को हम रोटेट कर रहे हैं, अगर ये बॉल है, बॉल को हम आगे भी फेंक रहा हूं, आगे भी जा रही है और रोटेट भी करा रहा हूं, ऐसे रोटेट भी करा दिया, दोनों काम कर दिया मैंने, ऐसे भी कर दिया और आगे भी। अब रोटेशन की वजह से, सॉरी आगे जाने की वजह से एयर की वेलोसिटी ऊपर, यहां पर एयर की वेलोसिटी किधर है? ऐसे पीछे की तरफ है ना। ये एयर की वेलोसिटी किसकी वजह से? उसकी लीनियर मोशन की। समझ में आ गया? अगर ये बॉल आगे की तरफ जा रही है एयर पीछे, लेकिन अगर ये बॉल रोटेट कर रहा है भाई, रोटेट कर रहा है तो ये हवा को भी अपने साथ लेके जाएगा, रोटेशन में अपने साथ हवा को लेकर जाएगा, है ना। तो रोटेशन की वजह से हवा की वेलोसिटी इधर हो जाएगी, है ना। ये वेलोसिटी जो मिलेगी वो लीनियर की वजह से मिलेगी, उसके लीनियर, और ये वेलोसिटी जो मिलेगी रोटेशन की वजह से। यहाँ पर ये आगे जाता है तो लीनियर की वजह से पीछे की तरफ मिलेगी और रोटेशनल की वजह से मिलेगी पीछे की तरफ। ये रोटेशन, यानी कि जो रोटेशन वाली वेलोसिटी, हवा जो है बॉल के साथ साथ रोटेट करे, उसके चारों तरफ की जो ये फैन रोटेट कर रहा है तो इसके इसी के डायरेक्शन में तो हवा रोटेट करेगी, तो इसके तरफ जो है जो एयर है वो उसी के डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। अरे बोलो, अगर बॉल को आप आगे थ्रो किए और रोटेट भी कराए, बॉल को आगे भी थ्रो किए रोटेट कराए, तो ऊपर वेलोसिटी जो है रोटेशन की वजह से एयर की वेलोसिटी आगे आ रही है और लीनियर मोशन की वजह से पीछे आ रही है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। यहाँ पर क्योंकि दोनों अपोजिट है, यहाँ पर उसके लीनियर, बॉल के लीनियर मोशन की वजह से पीछे और बॉल के रोटेशनल मोशन की वजह से पीछे, यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे। अरे बोलो मेरे भाई, और ये सेम हॉरिजॉन्टल ले लेंगे, मैंने पहले बता दिया तो कैसे नहीं कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर स्पीड
स्पीड कम, वेलोसिटी एयर की कम, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ एयर ज्यादा है, यानी काइनेटिक एनर्जी यहाँ कम, यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। अब बर्नौली थ्योरम क्या कह रहा है कि सम ऑफ द प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए? यहाँ काइनेटिक एनर्जी कम, तो इसका मतलब बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रेशर एनर्जी और यहाँ पर प्रेशर एनर्जी बोलो मेरे भाई। अब यहाँ पर प्रेशर एनर्जी ऊपर ज्यादा हो जाएगी और नीचे कम, उसकी वजह से नीचे क्या लग जाएगा? डाउनवर्ड फोर्स। ऊपर प्रेशर एनर्जी ज्यादा, नीचे प्रेशर, तो उसकी वजह से डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगा, तो इसलिए वो कम। समझ में आ गया? वेट की वजह से जो नीचे आएगा वो अलग केस है, वो नहीं है, उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक अलग तरीके का पाथ बना है, एक अलग तरीके से डाउन होता है। बोलो भाई कोई डाउट है तो समझ एक बार आप समझ में आएगा? बॉल अगर आगे जाएगी तो उसकी वजह से हवा पीछे, नीचे ऊपर दोनों। बॉल रोटेट करा के अगर फेंकेंगे तो ऊपर हवा आगे की तरफ आएगी और नीचे हवा पीछे। अगर ऐसे रोटेट करा, अरे ऐसे घुमा के नहीं फेंकते, ऐसे देखा नहीं, ऐसे घुमा के आगे की तरफ इसकी ऐसे लेके जाकर फिर ऐसे करके फेंकते ऊपर से, समझ में आएगा? बॉल को घुमा कर ऐसे करके आगे बात समझते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा नहीं है ना? तो अब दूसरा लिखेंगे एरोफॉयल, दूसरा एप्लीकेशन लिखेंगे एरोफॉयल। एरोफॉयल लिखेंगे, दूसरा एप्लीकेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, हेडिंग मत लिखे, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एरोफॉयल है वो। 2 पेज मैंने 5 एप्लीकेशन 5 और लिख बोले, हाँ 2 नहीं 2.5 पेज, कम से कम 2.5, हाँ नहीं 2.5 लिखो, एक 2.5 पेज छोटे, 2.5 में 5 एप्लीकेशन है। तो दूसरा एप्लीकेशन है एरोफॉयल, है ना? लिखने की जरूरत नहीं, बस आप समझ लीजिए। एरोफॉयल लिखेगा है, एरोफॉयल आपने देखा होगा, एरोफॉयल क्या क्या, अरे क्या एरोफॉयल किसको बोलते हैं? इसकी एक बुक थी, इसी एक चीज पे एक बुक हमने पढ़ा, बीटेक अरे एमटेक, वो एक टॉपिक की बुक है, हाँ? एरोप्लेन की विंग्स देखा है ना, उसी को बोलते हैं एरोफॉयल। जो दोनों साइड होता है विंग्स प्लेन के, उसी को बोलते हैं एरोफॉयल। उसकी डिजाइन इतनी खतरनाक होती है ना, वही डिजाइन है हम लोग को सिखाया जा रहा था, इतनी जबरदस्त डिजाइन होती है उसकी। ये कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे रहता है ना, कुछ इस तरीके से ऐसे रहता है ना। ये समझ में आई बात? बहुत अच्छा तो मैं नहीं बना पाया, है ना? तो ये देखिए है अपना एरोफॉयल, ये विंग्स इसी तरीके सामने से देखेंगे तो ऐसे ही दिखेगी, है ना? साइड की तरफ से अगर साइड से देखेंगे तो ऐसे ही दिखेगी, है ना? ये कुछ इस तरीके से होती है। तो एरोफॉयल मतलब क्या? एरोफॉयल का काम क्या होता है? एरोफॉयल का काम होता है उड़ाना है, प्लेन को फ्लाई कराना, प्लेन को मतलब ऊपर की तरफ लेकर जाना, उसी वही काम होता है एरोफॉयल। अगर वो एरोफॉयल नहीं हो तो प्लेन ऊपर नहीं गया। अब इसका काम क्या होता है एरोफॉयल? इसकी डिजाइन इस तरीके से की रहती है कि जब प्लेन आगे की तरफ जाता है ना, प्लेन आगे की तरफ जाती है तो ये प्लेन मान लीजिए इधर आगे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से जो हवा होगी, एयर होगी, वो पीछे की तरफ जाएगी, ऐसे बोलो मेरे भाई, पीछे की तरफ जाएगी हवा और नीचे भी कुछ ऐसे जाएगी, है ना? बोलो मेरे भाई। लेकिन इसकी डिजाइन कुछ इस तरीके से है, आप देखेंगे नीचे कर्व ज्यादा नहीं, ऊपर जो है ज्यादा कर्व है, और जब जहां ज्यादा कर्व रहेगा वहां वेलोसिटी, एयर की वेलोसिटी वहां पर क्या होगी? ज्यादा होगी। आप कहीं देखेंगे गली में, अगर आप हैं किसी गली में हैं या कॉर्नर पे है तो वहां हवा बहुत तेजी से आती है, और खुले में है तो आप हवा वहां बहुत तेजी से नहीं आती। आप देखेंगे कॉर्नर पे या कर्व जहां रहेगा वहां पर एयर की वेलोसिटी बहुत तेजी से रहेगी। समझ में आ रही बात? तो यहाँ एयर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, यहाँ एयर की वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, और यहाँ एकदम सीधे सीधे चली जाएगी, इसकी सीधे टकराएगा नहीं, तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी।
इस तरीके से एरोफॉइल को डिजाइन किया जाता है, इस तरीके से एरोफॉइल को डिजाइन किया जाता है कि उसके ऊपर वेलोसिटी बहुत ज्यादा और नीचे वेलोसिटी कम। अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम मेरे भाई, वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जहां पर प्रेशर एनर्जी यहाँ ज्यादा, यानी यहाँ प्रेशर ज्यादा, यहाँ प्रेशर कम, तो ऊपर की तरफ एक नेट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स लग जाएगा ऊपर की तरफ, के लिए उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करा देगा। समझ में आएगा? यानी एरोप्लेन को लिफ्ट कराने में भी किसका काम होता है? बर्नौली थ्योरम का। बर्नौली थ्योरम का यूज करके हम एरोप्लेन को ऊपर की तरफ, है ना? समझ में आएगा? मैग्नेट इफेक्ट यानी बॉल को स्पिन कराने में भी किसका? बर्नौली थ्योरम। प्लेन को लिफ्ट कराने में भी किसका काम? बर्नौली थ्योरम। अरे बोलो भाई, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया? बुलेट? हाँ, कैसे? उसी के लिए ना कि एयर चली जा सके, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन के लिए बनाते हैं कि फ्रिक्शन ना हो। वो अगर मतलब एकदम रेक्टेंगल से फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा, कर्व रहेगी, तो जो एयर आएगी वो कर्व होके चली जाएगी स्पीड के साथ, जिस स्पीड के साथ। आप लोग यही जो पढ़ा है, जो नहीं जानता होगा तो सब यही जानते हैं कि बस डिजाइन अच्छा दिखने के लिए सब बनाते हैं, जो शेप बनाते हैं सबके पीछे राज होता है, फिजिक्स होती है, क्या मैं थ्योरी होती है, उसमें कुछ न कुछ कॉन्सेप्ट होता है जो भी डिजाइन किया जाता है। अब देखिए तीसरा, स्प्रेयर। आपने देखा स्प्रेयर, या इसको एटोमाइजर भी बोलते हैं, स्प्रेयर या एटोमाइजर, है ना? जैसे अगर आपने स्प्रेयर देखा होगा मेरे भाई, जिस तरीके से मान लीजिए मैंने स्प्रेयर बना, इधर देखें, इसमें मान लीजिए कोई लिक्विड, है ना, और यहाँ पर एक रबड़ का तरह रहता है, और यहाँ पर आपका नोजल लगा रहता है, जहाँ से पानी गिरेगा। यहाँ से आपके जब आप अंदर जाते हैं नाई की दुकान पे, तो इसी से घुमा के चेहरा साफ करते हैं, है ना? तो इसी टाइप में मान लीजिए ये है। अब यहाँ पर करना क्या है आपको? स्प्रेयर में भी बर्नौली थ्योरम लगता है ना? कैसे लगता है इसमें? अगर मैं यहाँ से इसको स्क्वीज करूंगा, मतलब इसको अगर दबाऊंगा इस चीज को, तो यहाँ पर एयर जो होगी वो बहुत तेजी से आगे की तरफ जाएगी। यहाँ हवा जो होगी, जो यहाँ पर अगर मैं इसको रबड़ को दबाऊं, तो वहाँ जो एयर हो, जैसे हम लोग दबाते हैं स्प्रेयर, कोई भी स्प्रेयर लेंगे, जो दबाते तभी तो पानी बाहर निकलता है। क्या होता है दबाने से? क्या होता है वहां पर एयर जो होगी ऊपर की तरफ, यहाँ पर एयर की वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर वो हाई, बहुत तेजी से एयर जो है आगे की तरफ मूव करने लगेगी। एयर बहुत तेजी से आगे की तरफ मूव करेगा तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा तो प्रेशर एनर्जी कम, प्रेशर एनर्जी लेस हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर प्रेशर एनर्जी कम, और यहाँ प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी, और यहाँ पर प्रेशर एनर्जी पहले से जितनी थी उतनी थी, तो वो क्या करेगा? तो अब लिक्विड है, उसके अंदर पानी है, तो वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करेगा, तो ये क्या करेगा? ऊपर की तरफ चलाएगा, ऊपर की तरफ जाकर एयर के साथ बाहर निकल जाएगा। अरे समझ में आया कैसे काम करता है? इसमें भी बर्नौली थ्योरम का ही काम करता है, यानी स्प्रेयर में, एटोमाइजर में भी बर्नौली थ्योरम का ही काम, क्या बर्नौली थ्योरम का ही काम होता है, चाहे स्प्रेयर हो चाहे एटोमाइजर हो, किसी को एटोमाइजर में, है ना? उसको दबाएंगे तो ऊपर एयर की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, एयर की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी, तो नीचे ज्यादा प्रेशर एनर्जी ऊपर आ जाएगी। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है ब्लोइंग ऑफ, बोलिएगा खाली बात, और बताओ ब्लोइंग ऑफ, ब्लोइंग ऑफ इन रूफ टॉप्स इन विंड स्टॉर्म। ये समझिए बहुत ही जबरदस्त, अभी मजा आई, बात करेंगे तो नहीं मजा, बात नहीं
ये क्या दिया हुआ है? ये टिन का रूप होता है, देखा ना टिन का रूप, अगर टिन का रूप होता है, टिन के रूप में जो होता है वो ब्लोइंग ऑफ मतलब उड़ जाता है। कब? जब बहुत तेज हवा यानी आंधी आती, समझ में आई बात? उसमें भी क्या लगता है मेरे भाई, मान लीजिए ये आपका घर है और आपकी छत जो है वो टीन की बनी हुई है ना? ये टीन की बनी हुई है। अब क्या है, आप यहाँ पर अंदर तो एंजॉय कर रहे हैं, है ना? आप अंदर एंजॉय कर रहे हैं अपने घर के अंदर, और आंधी आई तो आपको तो हवा लगी नहीं गई, हवा तो इधर से सब इधर चलिए, आप तो मस्त पकौड़े खा रहे घर में बैठ गई, है ना? तो अब क्या होगा, हवा तो बहुत तेजी से आ रही है, इधर हवा बहुत तेजी से आ रही है, यहाँ पर वेलोसिटी कम है, तो आपको पता बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, यानी प्रेशर एनर्जी, यहाँ पर प्रेशर एनर्जी कम हो गई, और प्रेशर एनर्जी कम अंदर पहले से जितना था उतना था, तो इधर प्रेशर ज्यादा, इधर प्रेशर कम, तो ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा? फोर्स लग जाएगा, और ये उड़ा ले जाएगी वो फोर्स लगेगा प्रेशर की वजह से, है ना? वो हवा नहीं उड़ाती, वो क्या उड़ाता है? प्रेशर, प्रेशर के डिफरेंस की वजह से वो, हमको लगता है जो हवा आई वो अपने साथ उड़ा देगी, नहीं, वो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से होता है। वो भी हाँ ऐसे ही होता है ना? तो प्रेशर लेकिन वो प्रेशर उसके दोनों साइड में सेम ही है ना, वो तो ऐसा नहीं है कि वो बंद है, उसमें थोड़ी ना रुका, वो हवा के साथ होता है। कपड़ा आपने टांगा हुआ है तो प्रेशर तो हर तरफ उसकी सेम ही है। ये तो घर के अंदर यहाँ हवा नहीं है ना, अगर यहाँ कपड़ा रहेगा तो कपड़े के नीचे भी तो वही हवा आ रही है, तब का प्रेशर डिफरेंस है। आ रही बात समझे? तो ये समझ में आए कैसे विंड स्टॉर्म में उड़ता है, तब नहीं उड़ेगा। अगर मान लीजिए ये आ रहा है, अगर यहाँ पर मैंने खिड़की लगवा और फिर ये हवा यहाँ से पास हो रही, तो प्रेशर यहाँ भी उतने मिल जाएगा, तब नहीं उड़ेगा, उड़ जा, तब नहीं उड़ेगा। अगर आप यहाँ खोल दिए खिड़की और ये हवा यहाँ की पास होने लगी, तो दोनों साइड पे वेलोसिटी सेम ही रहती, तो प्रेशर भी सेम, तो नहीं उड़ेगा। आगे बात समझे? क्लियर? एक फिफ्थ वाला बताइएगा, लास्ट फिफ्थ वाला बोलेंगे भैया। Pull in or attraction force by fast Pull in or attraction force pulling or attraction force by fast moving trains. by fast Moving trains. अब ये समझिएगा लास्ट और फिफ्थ, है ना? पुल इन, है ना? अब इसका क्या मतलब है? पुल इन और अट्रैक्शन फोर्स बाय फास्ट मूविंग। ये बहुत इजी है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप कभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे किसी को छोड़ने गए होंगे, ट्रेन के पास खड़े रहे होंगे, है ना? ट्रेन आई, सन में चली गई ना बहुत तेज, ट्रेन गई अगर बहुत तेज, मान लीजिए अगर आपको उस ट्रेन पे आपको नहीं जाना तो वो ट्रेन यहाँ रुकने वाली नहीं, तो बहुत तेजी से चलेगी, बहुत तेजी की, तो क्या आपको ऐसा फील होता है अगर ट्रेन गई तो आप थोड़ा सा ऐसे आता है, आते हैं कि नहीं? आते हैं कि नहीं? क्यों आते हैं? बर्नौली थ्योरम में। अगर ट्रेन के आप थोड़ा सा प्लेटिनम ट्रेन के करीब खड़े, इसीलिए बोला जाता है ना एक येलो लाइन बनी होती है, उससे बहुत दूर खड़ा रहना था, उस येलो लाइन के अंदर रहेंगे तो ट्रेन अपने आप खींचेगी, तो ट्रेन में मैग्नेट नहीं लगा के आपको खींचेगी, वो बर्नौली थ्योरम का। क्या होता है, जब ट्रेन आपके सामने से गई बहुत तेज, तो वहां पर एयर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा और पीछे एयर की वेलोसिटी कम, तो यहाँ पर प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगी आगे, और पीछे प्रेशर एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो वो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से आपको क्या लगेगा? आगे की तरफ एक धक्का लगेगा। समझ में आ रही बात? तो आपको हवा के प्रेशर के डिफरेंस की वजह से आपको आगे की तरफ धक्का लगता है, जिससे आप आगे चले जाते हो। आई बात समझ में? पांचों एप्लीकेशन समझ में आया? पांचों एक से एक जबरदस्त एप्लीकेशन थे, है ना? सबसे जबरदस्त मैग्नेस इफेक्ट वाला था, ठीक हो गया? तो ये 5 एप्लीकेशन थे जो आपको जानना था, यही 5 के बारे में पूछता है ना?
जो नहीं पढ़ा रहा हो नहीं होगा। नेक्स्ट में हेडिंग लिखिए वेंचुरी मीटर। हेडिंग लिखेंगे वेंचुरी मीटर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हेडिंग लिखिए वेंचुरी मीटर। ये पहले कभी पढ़ा वेंचुरी मीटर? नहीं पढ़ा? पढ़ लीजिए आप। ये इतना बड़ा वेंचुरी मीटर हमारे लैब में रखा हुआ है, बहुत बड़ा, है ना? वेंचुरी मीटर का काम क्या होता है? ये रेट ऑफ फ्लो को मेजर करने के लिए, यानी किसी पाइप से, है ना, मान लीजिए पाइप जैसे यहाँ ये वायर है तो इस पे करंट मेजर करना, तो यहाँ कट करके एमीटर लगा देंगे। तो अगर मान लीजिए पाइप, जैसे मान लीजिए ये अगर ऐसे कोई पाइप है, ये मान लीजिए कोई पाइप, इसमें से मान लीजिए फ्लो वाटर कुछ जा रहा है ना, वाटर जा रहा है। अब पता करना है इसमें रेट ऑफ फ्लो क्या है, मतलब एक सेकंड में कितना वॉल्यूम जा रहा है, या पता करना है कि वेलोसिटी कितनी, तो पता करना है वेलोसिटी पता हो जाएगी तो एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, पता चल जाएगा एरिया इनटू वेलोसिटी, वही तो फ्लो रेट होता है। तो वेंचुरी मीटर इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो रेट और वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, कितने स्पीड से पानी आगे जा रहा है या एक सेकंड में कितना पानी आगे जा रहा है ना, वही हमको फ्लो रेट समझ में आने वाला। अब देखिए कैसे मेजर करना है, पाइप से अगर जाना तो यहाँ पर हम जहां पर मेजर करना है मान लीजिए वहां कट करके हमें वेंचुरी मीटर लगा देंगे। वेंचुरी मीटर कुछ इस शेप का होता है, यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पर इसकी एरिया थोड़ी सी कम हो जाएगी और इसमें दो ट्यूब लगे हैं। एक ट्यूब जो पाइप है, मेन पाइप जो होगा उस पर एक ट्यूब लगा रहेगा, एक ट्यूब जो मेन पाइप है उस पर लगा होगा, और एक ट्यूब जो इसकी जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होती है वहां पर एक ट्यूब लगा होगा। दो ट्यूब ऐसे लग रहे थे। ये वेंचुरी मीटर, अरे बोलो भाई, एक वेंचुरी मीटर का जो इनिशियल ये वाला पार्ट है ना, वो जो यहाँ पाइप है ना, पाइप की जो क्रॉस सेक्शन एरिया उसकी इक्वल हो, जो पाइप की क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला जो एरिया है वेंचुरी मीटर का, जो ये वाला एरिया वो पाइप के एरिया की इक्वल हो, जो पाइप होगा तभी तो इसमें जाएगा वो। और जो दूसरा वाला एरिया है वेंचुरी मीटर का यहाँ पर ये कम होगा, इसकी एरिया A2 होगी। समझ में आ रही बात? यहाँ पर ये फ्लो जो है आगे की तरफ V1 वेलोसिटी से जा रहा होगा, यहाँ पर आपको कितने से जा रहा होगा, V2 से जा रहा होगा। आपको कौन सा मेजर करना, V1 मेजर करना कि V2? V1 मेजर करना है कि V2? V1 की V2 बताइए क्या मेजर करना। आपको वेंचुरी मीटर का काम क्या होता है? किसका रेट ऑफ फ्लो? लिक्विड का मतलब किसमें? पाइप में। तो पाइप में वेलोसिटी कितनी है? V1 की V2? V1 है ना। ये तो वेंचुरी मीटर की वेलोसिटी है। पाइप तो यहाँ पर लगी होगी ना, फिर यहाँ पे भी पाइप आगे की तरफ लगेगी, जब पाइप जा रही तो कट करके हमने बीच में लगा दिया। आपको V1 में कैलकुलेट करना है। समझ में आ रही बात? क्योंकि जो V1 वेलोसिटी होगी यही तो पाइप में होगी, पाइप में यहीं पे लगा हुआ। ये जो V2 वेलोसिटी तो वेंचुरी मीटर की जो क्रॉस सेक्शन एरिया जहां पर कम है, वेंचुरी मीटर जहां पतला है वहां पर वेलोसिटी है ना, तो आपको V1 कैलकुलेट करना है। V1 मिल जाएगा तो उसको A1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? फ्लो रेट। Q मिल जाएगा, dV/dt मिल जाएगा, एरिया इनटू वेलोसिटी। आगे बात सुने, वेंचुरी मीटर का काम क्या होता है? अब देखिएगा यहां से अगर ऐसे लिक्विड जा रहा है मेरे भाई, इसमें से अगर लिक्विड जा रहा है मेरे भाई, कौन जाए बात? लिक्विड जा रहा है, ध्यान से, एरिया यहाँ ज्यादा, यहाँ एरिया कम, यहाँ वेलोसिटी कम, यहाँ वेलोसिटी, और ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हमने माना, पाइप ऐसे नहीं ऊपर नीचे एकदम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट, तो यहाँ प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम, तो यहाँ पर वेलोसिटी कम है, एरिया ज्यादा, वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा, प्रेशर एनर्जी ज्यादा, यहाँ प्रेशर एनर्जी कम। तो ये जो ट्यूब लगा हुआ प्रेशर ही चेक करने के लिए लगा, क्योंकि जितना प्रेशर होगा उतना ऊपर ये ट्यूब में पानी जाएगा। हमने बैरोमीटर में देखा होगा,
तो यहाँ से ये वाटर जो यहाँ पर कुछ ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पर प्रेशर कम है तो ये कुछ कम हाइट तक जाएगा। मैं मान ले रहा हूँ ये h1 हाइट तक है, इसकी हाइट जो यहाँ से यहाँ तक पूरा जो h1 है ना, और यहाँ पे मान लीजिए उससे मतलब है आपको इन दोनों के लेवल पे डिफरेंस देना। ये जो लेवल है और जो ये टॉप का लेवल है, इन दोनों के लेवल में जो डिफरेंस है वो h है, यानी प्रेशर का डिफरेंस। इसके जो यहाँ पर प्रेशर होगा वो मान लीजिए P1 की वजह से जा रहा है और यहाँ पर जो प्रेशर है वो P2 की वजह से जा रहा है ना। यहाँ पर प्रेशर P1 होगा उसकी वजह से मान लीजिए 10 मीटर हाइट तक गया, ये P2 है, यहाँ पर इसकी यहाँ पर प्रेशर जो होगा कम होगा क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है बर्नौली थ्योरम में पढ़े। तो यहाँ पर मान लीजिए 8 मीटर तक गया, तो दोनों में प्रेशर का डिफरेंस कितने मीटर का हुआ? 2 मीटर का हुआ। समझ आई बात? कोई भी लिक्विड हो सकती है, इससे मतलब नहीं। फिर रो से मल्टीप्लाई कर देंगे उस लिक्विड की डेंसिटी से, जी से, तो आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बताइएगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर हम लोग यूज करेंगे, देखिएगा मेरे बात क्या होगा। A1 into P1 A2 into P2 कैलकुलेट करना आपको। A1 सॉरी D1 वेरिएट क्या करना होगा, D2। A1 A2 तो दिया रहेगा, वो तो वेंचुरी में पाइप का एरिया है और वो वेंचुरी मीटर का एरिया वो तो दिया है, तो D2 पे वेरिएट करना है। तो यहाँ से क्या निकालो, D2 वैल्यू A1 अपॉन A2 इनटू, बोलो मेरे भाई यहाँ तक समझ आया? समझ में आ गया? क्लियर? अब बर्नौली थ्योरम लगाते हैं। इसको मैं ले रहा हूँ x और इसको मैं ले रहा हूँ y, है ना। यूजिंग बर्नौली थ्योरम बिटवीन x एंड x और y सेक्शन पे लगाएं। तो यहाँ पर प्रेशर P1 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो, यहाँ पर प्रेशर P2 प्लस हाफ रो GH में निकलेगी, सेम लेवल पे है तो वो तो इक्वल है ना। यहाँ देखिए मैं सॉल्व करूंगा मेरे भाई, P1 माइनस P2 कितना हो जाएगा, हाफ रो P2 स्क्वायर माइनस P1 स्क्वायर होगा। P1 माइनस P2 दोनों का जो प्रेशर डिफरेंस होगा, क्या रो GH हम लोग लिख सकते हैं? प्रेशर डिफरेंस तो यही होता है, यही फॉर्मूला बताया था। अगर दोनों के, अच्छा P1 की वैल्यू क्या होगी, रो GH1 इसकी जो हाइट होगी P1 की, और P2 की वैल्यू होगी रो GH2 ये, तो दोनों का डिफरेंस H1 माइनस H2 तो H आया तो रो GH। समझ में आ गई बात? जो डिफरेंस आपको दिया रहेगा, कितना डिफरेंस है उस सेंचुरी मीटर में, इस सेंचुरी मीटर में कितना डिफरेंस है वो आपको दिया रहेगा। क्लियर? यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ इनटू रो। V2 आपको नहीं कैलकुलेट करना, V2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे A1 B1 अपॉन A2 का स्क्वायर, यहाँ से सबका स्क्वायर ही कर लेते हैं, है ना। देखिए रो से रो, ये 2 को इधर कर लीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ से B1 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर अपॉन, बोलो भाई, यहाँ से मैंने B1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, A2 स्क्वायर का एलसीएम ले लिया, यहाँ से आपका B1 स्क्वायर तो निकाला था, ये हो जाएगा आपका A2 का स्क्वायर, है ना, A2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस ये जाएगा। बोलो भाई ये जाके B1 क्या हो जाएगा आपका, A2 अंडर रूट 2G अपॉन 2G क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर माइनस ये आपकी वेलोसिटी है। बोलो कैलकुलेट कर लेंगे, ये वेलोसिटी आ जाएगी। फॉर्म जरूरी नहीं कि फॉर्मूला याद हो, 2 लाइन का बर्नौली थ्योरम है, इससे इजी पढ़े। अगर आपको सारी वैल्यू पता है ना तो आप डायरेक्ट बर्नौली थ्योरम लगा दीजिए, आपका तुरंत आ जाएगा। या तो आप ये फॉर्मूला पता करिए, फॉर्मूला याद करिए।
या दूसरा तरीका ये फॉर्मूला याद करने का, अगर V1 पता चल गया तो रेट ऑफ फ्लो पता चल जाएगा। रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला क्या होता है? Q। V1 पता है, एरिया इनटू V1 होगा। यहां पर A1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस, ये फॉर्मूला आपको याद करना जो ब्लू में है ना, रेट ऑफ द फ्लो। और वेलोसिटी अगर निकालनी होगी, V1 निकालना होगा तो A1 से डिवाइड कर देंगे, V2 निकालना होगा तो A2 से डिवाइड कर देंगे। आगे बात समझे? तो ये फॉर्मूला आप याद करेंगे, A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2। ये रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला है वेंचुरी। अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्या है V1? वेंचुरी मीटर का काम क्या होता है, समझ में आया? वेंचुरी मीटर का काम होता है रेट ऑफ द फ्लो मेजर करने के, है ना, किस रेट से वो जा रहा है। तो जिस पाइप में रेट ऑफ फ्लो मेजर करना, वहां पर हम कट करके एक वेंचुरी मीटर लगाते हैं, तो वहां पर आपको ये प्रेशर डिफरेंस दिख जाएगा, H की वैल्यू पता चल जाएगी और A1 A2 आपको वेंचुरी मीटर का दिया जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आप सॉल्व करके रेट ऑफ द फ्लो निकालोगे। अरे हो जाएगा। वेंचुरी मीटर किस बेसिस पे होता है, क्या कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? बर्नौली। समझ में आएगा? तो ये भी एक बर्नौली थ्योरम का एप्लीकेशन ही है ना, लेकिन ये मैथमेटिकल एप्लीकेशन था, न्यूमेरिकली, तो इसलिए मैंने इसको अलग से इस वाले एक तरीके से सर्काइन हम लोग छटा, बाकी 5 थ्योरेटिकल एप्लीकेशन। समझ में आया वेंचुरी मीटर? भाई बताओ, कोई डाउट है तो बताइए, लिखेंगे। नेक्स्ट और हाइड्रोडायनेमिक्स की लास्ट टॉपिक, स्पीड ऑफ इफ्लक्स। स्पीड ऑफ इफ्लक्स, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, इसको भी टॉरिसेली ने दिया। टॉरिसेली का नाम एक जगह और आया, कहाँ पर बताइए? टॉरिसेली's लॉ, एक जगह और जल्दी बताइए। हाँ, बैरोमीटर। टॉरिसेली ने बैरोमीटर बनाया, यूज करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट किया, है ना, वहीं पर टॉरिसेली आया। फिर से टॉरिसेली स्पीड ऑफ इफ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए भी यूज होता है। ठीक, अब स्पीड ऑफ इफ्लक्स होता है और टॉरिसेली ने बोला क्या, वो हम लोग समझते हैं। अब ले लीजिए बीकर, अभी तक तो पाइप था, अब बोलेंगे सर डायनेमिक्स में कहां से बीकर आ गया? बोल सकते हैं नहीं, आप डायनेमिक्स में बीकर आएगा क्योंकि ये मान लीजिए इसमें पानी पूरा भरा हुआ और यहाँ पर मैंने एक छोटी सी ओरिफिस बना, है ना, एक छोटा सा होल कर दिया, समझ में आ गया बात? और इस नहीं आया समझ? और यहाँ पर जैसे टंकी होती है बड़ी सी, वहां पर एक पीछे नल लगा दिया। आप देखेंगे शादी में जाएंगे तो आजकल बड़ी टंकी रखी रहती है, उसमें बीच में नल लगा होता है, तो हाथ धोने के लिए, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए लगा हुआ है, पानी पूरा भरा हुआ है, अब यहाँ से छोटा सा होल कर दिया। अब क्या होगा, क्या ये यहाँ से वाटर गिरेगा नीचे? ऐसे पैराबोलिक पाथ बनाकर, बोलो मेरे भाई, यहाँ से ये पानी जो है ये नीचे की तरफ ऐसे गिरेगा। तो कितनी वेलोसिटी के साथ यहाँ से गिर रहा है, इसी वेलोसिटी को बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। और इस वेलोसिटी के बारे में टॉरिसेली ने बताया था, इसलिए इसको बोलते हैं टॉरिसेली। समझ में आया स्पीड ऑफ इफ्लक्स? स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज द वेलोसिटी विथ व्हिच द लिक्विड पास फ्रॉम द बीकर एट सम पर्टिकुलर हाइट। अगर मान लीजिए इस बीकर की हाइट मैंने ले लिया कैपिटल H, इस बीकर की हाइट मैंने क्या ले लिया? और इसके हाइट का जो कॉन्सिडर है वो आपको ग्राउंड से कितने ऊपर वो ओरिफिस है उससे मतलब नहीं, ऊपर से कितने नीचे है उससे मतलब है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ से जो पानी नीचे गिरेगा वो ऊपर के प्रेशर की वजह से गिरेगा, नीचे की वजह से नहीं गिर रहा। ऊपर से प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर वो प्रेशर लगा रहा है उसी में कुछ ऐसा ही होगा। तो इसीलिए हमको यहाँ से ऊपर से जो ये हाइट लेनी है वो मैं ले रहा हूँ। ये कितनी हाइट होगी?
लिखना होगा कि ये पूरा क्या है, कैपिटल है जिस माइनस एच होगा। बोलो भाई, अब ये पूछा है, ये यही आपको बताना है कि कितनी स्पीड के साथ ये यहाँ से गिर रहा है, ये भी बताना है। उसके लिए देखिए क्या करें। पहले तो मान ले रहे कि इसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो एरिया होगी, यहाँ पर प्रेशर P नॉट होगा एटमॉस्फेयर, और इसकी जो एरिया यहाँ पर मैं ले लेना हूँ A1 वो अप्रोक्सीमेटली बहुत ज्यादा होगा। A1 जो एरिया होगी वो बहुत ज्यादा होगी, तो उसको A1 एरिया बहुत ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी V1 वो क्या हो जाएगा, बहुत कम, क्योंकि पानी जो ज्यादा नीचे आएगा वो पता नहीं चलेगा कि नीचे आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। बोलो भाई, टंकी के ऊपर पानी भरा हुआ है, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ बहुत छोटा है ना वो, तो बहुत कम पानी आ रहा है, और ये टंकी की एरिया बहुत बड़ी है, लेकिन पानी जो है बहुत स्लो आ रहा है, तो ऊपर इसलिए हम लोग वेलोसिटी V1 क्या ले लेंगे, और V2 हम ले लेंगे यहाँ पर V, है ना। इस पॉइंट का नाम मैं दे दे रहा हूँ X, और इस पॉइंट का नाम यहाँ पर ओरिफिस लगा हुआ, इसका नाम दे दे रहा हूँ, है ना। और ओरिफिस की एरिया को हम लोग ले ले रहे हैं, मान लीजिए स्मॉल ए, इसकी एरिया को मैं ले ले रहा हूँ P, है ना। एरिया अगर आप लेना चाह रहे हैं या नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, एरिया ले लो। और यहाँ एटमॉस्फेरिक, जहाँ जहाँ पानी बाहर गिरा यहाँ भी प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक तो है बाहर, वहां भी जहाँ पानी बाहर गिर रहा है, तो यहाँ भी हम लोग क्या लगाएंगे, अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम बिटवीन x एंड और यहाँ पर P नॉट करें, है ना। अच्छा, दोनों पॉइंट में क्या उसका डिफरेंस है, क्या हाइट का, हाइट का डिफरेंस है, x और y के बीच में हाइट है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी कि निगलेक्ट करेगी, ऐसा बातें समझ में आ रही है। तो P नॉट प्लस पहले काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे हाफ रो V1 का स्क्वायर करते हैं, है ना, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा रो G, कितने हाइट है ना, ये कैपिटल H पे, इधर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो G, ये इसकी हाइट कैपिटल H माइनस स्मॉल h है y वाला, P नॉट से P नॉट कैंसिल, यहाँ हो जाएगा हाफ रो, ये 0 होगा, ये आपका रो G H, ये आपका वेलोसिटी हाफ रो V का स्क्वायर, ये निकालना है V2, ये तो V2 है, प्लस रो G H माइनस रो G H, रो G H से रो G H कैंसिल, ये 0 हो जाएगा, वो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू रो G H, रो से रो कैंसिल, वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट 2G, क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला अंडर रूट 2G और कहीं पढ़ा था, कहाँ पर, फ्री फॉल, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर h हाइट से यहाँ पर गिराया जाएगा तो स्पीड कहाँ पर, ग्राउंड पे अंडर रूट 2GH वेलोसिटी से टकराएगा। सेम वही फॉर्मूला इसमें भी आया, लेकिन इसमें h जो है वो यहाँ ग्राउंड से नहीं, h जो है वो टॉप से है, कि उस ओरिफिस का टॉप से कितनी डेप्थ है, कितनी हाइट है, और इसी को हम लोग बोलते हैं टॉरिसेली लॉ। टॉरिसेली ने बताया कि जो ये स्पीड ऑफ रिफ्लक्स आया है ये बिल्कुल सेम आया है, किसके जैसा, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है सेम हाइट x, जितने डेप्थ पे ये है उतने ही हाइट पे अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रख दूंगा तो उतने ही वेलोसिटी के साथ वो जंप टकराएगा, और ये वेलोसिटी यहाँ से निकलने की है, यहाँ पर टकराने की नहीं है। यहाँ पर टकराने की वेलोसिटी अगर निकालना होगा तो हम यहाँ और यहाँ के बीच में बढ़, यहाँ पर जो टकराने की वेलोसिटी होगी इसको वो अलग, समझ आए बात, तब आप बर्नौली दोनों यहाँ नहीं लगाएंगे, इसमें और इसके बीच में, ठीक क्वेश्चन आएगा। अरे स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स समझ में आया क्या है, अंडर रूट 2G,
लेकिन यहाँ पर एच है क्या? हाइट कहाँ से है? टॉप से। और काइनेटिक्स वाले में भी वेलोसिटी का अंडर रूट 2gh फार्मूला था, वो टोटल ग्राउंड से कितनी हाइट पर, और वो वेलोसिटी क्या थी कि वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड को कितनी स्पीड से टक्कर देगा, और ये स्पीड क्या है? ग्राउंड से कितनी टक्कर दे रहा वो नहीं, यहां से कितना दे रहा। सब न्यूमेरिकल वैल्यू सब सेम है, लेकिन कॉन्सेप्ट सब क्या है? डिफरेंट। समझ में आया स्पीड ऑफ इफ्लक्स? अरे बोलो भाई, देखा है ना स्पीड ऑफ इफ्लक्स निकलते हुए कहीं से ना? ठीक। अब देखिए आपको इसमें बहुत सारी चीजें पूछ सकता है। अब ये यहाँ से ये वेलोसिटी पैराबोलिक पाथ में आ रहा है। अब यहाँ पर प्रोजेक्टाइल का कुछ भी पूछ रहेगा, ये कॉन्सेप्ट किसका? ये फ्लूइड का आ गया। लेकिन अब जो प्रोजेक्टाइल में हमने पढ़ा हुआ है कि कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ से आने में, या इसकी रेंज कितनी होगी, है ना? टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ सकता है, यहाँ से आने वाली रेंज पूछ सकता है, हाइट दिया रहेगा h माइनस, है ना? ये दो चीजें, और कितनी वेलोसिटी से यहाँ टकराएगा ये पूछ सकता है, ये दो तीन चीजें पूछ सकता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का आपको लगाना पड़ेगा। तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत, कॉन्सेप्ट याद करने की जरूरत है। जो काइनेटिक्स में जो प्रोजेक्टाइल में हमने फॉर्मूला लगाया था, निकाला था, वो क्या लगाकर निकाला था? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। हमको निकालना है, मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, तो यहाँ से यहाँ आने में तो x डायरेक्शन में भी आ रहा है, y डायरेक्शन में भी आ रहा है, दो डायरेक्शन में आ रहा है। लेकिन हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग सिंगल अलग अलग पाथ में पढ़ते हैं, तो चाहे x डायरेक्शन में चाहे y डायरेक्शन में आए, टाइम तो टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं, तो किसी एक डायरेक्शन में आप कंसीडर कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, आपको क्या पता है? x पता है कि y पता है? y पता है, तो y डायरेक्शन में हम लोग क्या लगा लेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। सब बता रहा हूँ, एकदम डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ कि क्यों लगा रहे हैं, ये सब मैं बता रहा हूँ कि क्यों लगा रहे हैं। क्यों y डायरेक्शन में लगा रहे हैं, समझ में आ रही बात? x डायरेक्शन में नहीं लगा रहे कि आपको रेंज नहीं पता, टाइम ही तो निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में तो कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो किसी एक डायरेक्शन में लगा कि यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं लगाऊंगा यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन में लगाऊंगा। यहां से y डायरेक्शन में क्या होता है? s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u y, यानी y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट इनटू s by t प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन नीचे g प्लस होगा, ऊपर जाते तो माइनस होगा। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? h माइनस, और y डायरेक्शन में स्पीड कितनी यहां पर? यहां पर स्पीड y डायरेक्शन में कितनी है? बोलो भाई, प्रोजेक्टाइल बहुत बार बताया हूं। हाँ, जीरो ना, यहां से जो निकलेगा वो तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा, और इधर जीरो है, फिर धीरे धीरे ना नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ेगी। हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हॉरिजॉन्टल वाली हमेशा कांस्टेंट, वो नहीं चेंज होगी। लेकिन वर्टिकल वाली पहले जीरो होगी, फिर नीचे की तरफ एक्सीलरेशन लग रहा तो धीरे धीरे बढ़ेगी। बोलो भाई, समझ में आई? सब काइनेटिक्स में रिवाइज करा रहा हूं भाई, है ना? क्या कह रहे हैं? हाँ, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट वही तो है। अब y डायरेक्शन में क्या होगा? जीरो। कि जो भी स्पीड मिली किसको? x डायरेक्शन मिली थी ना, y डायरेक्शन की स्पीड लेकिन बढ़ेगी, हमेशा जीरो नहीं होगी। यहाँ नहीं, तो ऐसा नहीं, वो नीचे बढ़ गई। क्यों नीचे बढ़ गई? ग्रेविटी बढ़ा लेंगे ना, खींच लेंगे ना। अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। प्लस हाफ इंटू जी इंटू हो जाएगा मेरे भाई h माइनस एच, ये दिया रहेगा, ये हो जाएगा हाफ जी स्क्वायर। यहाँ से टाइम निकालेंगे, ये हो जाएगा 2h माइनस h बाई, बोलो मेरे भाई निकालेंगे, फिर टाइम निकालेंगे। याद नहीं करना, ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना आना चाहिए, याद करने के लिए नहीं आना। समझ में आ रही बात? ये याद कर लेंगे भले से, ये नहीं याद। क्लियर? समझ आएगा? निकालना होगा। अब आपको रेंज निकालना है। रेंज कितना होगा? हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब ये आर की वैल्यू बताइए कितना होगा। ये कैसे निकालते हैं? याद करिए कैसे निकाला था। हॉरिजॉन्टल रेंज
ये डिस्टेंस है और इस डायरेक्शन में क्या कोई एक्सीलरेशन लग रहा है क्या? कांस्टेंट है ना वेलोसिटी। जब एक्सीलरेशन नहीं लगा तो एक सिंपल सा वही बचपना वाला फार्मूला, इस डिस्टेंस इक्वल टू यानी हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वो x डायरेक्शन में है, वो हो जाएगा x डायरेक्शन में जो स्पीड है इनटू x डायरेक्शन में स्पीड vx यानी v के इक्वल है ना? कितना है? और टाइम कितना है? 2h minus h अपॉन है ना? लेकिन g से d कैंसर, यहाँ पे देखिए सॉल्व कर लेना, रूट में दोनों को कर लेना, 2gh into 2h minus h अपॉन ये इससे कैंसर, 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट h into h minus h, ये आ जाएगा। बोलो भाई समझ में आ गई बात? याद करेंगे ये फुल मार्क करेंगे। ठीक, अब बोला रेंज मैक्सिमम कितना होगा? रेंज डिग्री मैक्सिमम है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज, जो हॉरिजॉन्टल रेंज है इज मैक्सिमम, विल मैक्सिमम कब होगा? यानी ये सबसे ज्यादा मिले, कब ज्यादा मिलेगा? इधर समझिए ना, इधर कब मिलेगा? ये देखिए उसको डिफरेंशिएट करेंगे h के रेस्पेक्ट, तो वो आएगा कब? जब ये h जो होगा, ये जो ऑरिफिस होगा बिल्कुल सेंटर में होगा, हाफ होगा, यानी कि जो स्मॉल h है, जो स्मॉल h है वो कहां पर होगा? h बाई 2 पर, यानी जो टोटल h है उसके हाफ पर होगा, तो h बाई 2 यहां पर आप रखेंगे, तो h माइनस h बाई 2, h बाई 2 और h इंटू h बाई 2, h की जगह h बाई 2, तो h बाहर और 2 भी बाहर, 2 से 2 कैंसिल, यानी मैक्सिमम रेंज जो आ जाएगा वो आपका h के इक्वल आएगा, यानी जितना वेसल की हाइट होगी उतना। समझ में आ गई बात? वहां पर आप रख के देखेंगे, यानी चेक करेंगे स्मॉल h की वैल्यू यहाँ भी h बाई 2, यहाँ भी h बाई 2, दोनों जगह h बाई 2 रखकर आप सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम रेंज कितना आ जाएगा? कैपिटल h। समझ में आई बात? और मैक्सिमम रेंज मिलेगी कहां पर? जब स्मॉल h कहां पर होगा? h बाई 2 सेंटर। समझ में आई बात? ये पूरी कहानी जो मैं इधर की कराया हूं ये फ्लूइड की नहीं है, ये काइनेटिक्स की है, प्रोजेक्टाइल मोशन की है। आगे बात समझ में कर लीजिए, कुछ लिखा है उसमें वो लिखेंगे, वो वहां तक टाइम ऑफ फ्लाइट तक लिखेंगे। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 32 में एक सिलेंडर पाइप है ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पर छोटे छोटे क्या लगे हुए? होल लगे हुए हैं ऐसे, है ना? कितने होल हैं? 40 होल हैं। यहाँ पर टोटल 40 होल्स लगे हुए हैं ऐसे, और एक की एरिया दिया हुआ है, एक की एरिया जो दिया हुआ वो 10 की पावर -8 मीटर। यहाँ पर जो एरिया दिया हुआ है पाइप का, जो टोटल एरिया दिया हुआ है A1, ये दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो वेलोसिटी दिया हुआ V1 वो दिया 0.15 मीटर पर मिनट, और यहाँ पर आपको वेलोसिटी पूछा यानी V2 पूछा। अरे बोलो क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला है? यहाँ से एक एरिया दिया, वहां से वेलोसिटी डाली, यहाँ पे छोटे छोटे 40 होल्स लगे हैं जिसमें एक एरिया इतनी तो कितनी वेलोसिटी से बाहर इजेक्ट होगा, यही पूछा है। तो इक्वेशन क्या लगेगा? एरिया वेलोसिटी, एरिया वेलोसिटी, वेलोसिटी पूछा तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ना, यूजिंग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होता है? A1 V1 A1 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 8 into 10 की पावर, V1 की वैल्यू 0.14 मीटर पर मिनट, तो मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो 1 सेकंड में और कम होगा, 1 मिनट में 0.15 मीटर जा रहा है, तो 60 से मीटर पर सेकंड हो जाएगा। A2 की वैल्यू, एक होल की एरिया 10 की पावर -8 है, तो 40 होल्स है तो टोटल एरिया 40 into 10 की पावर -8। बोलो मेरे भाई, इंटू V2 आपको क्या करना है ना? आप देखिए क्या, ये 8 कर लीजिए
ये 15 कर लीजिए और ये 60 कर लीजिए इंटू 10 की पावर माइनस 6 कर लीजिए, है ना। और ये हो जाएगा आपका 40 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू 2 कर लीजिए। ये देखिए 15 4 जा और ये 4 हो जाएगा। देखिए V2 की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 40 इंटू 10 की पावर माइनस 8। इसको 200 कर लीजिए तो 10 की पावर माइनस 8 हो जाएगा, या इसको हटा ही लीजिए तो 200 होगा अपॉन ये 40 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 2, यहाँ से कैंसिल कर लेंगे तो V2 की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड क्या है, मीटर पर मिनट क्या है, चेंज कर दिया। अगर नहीं चेंज करते तब समझ आ गई बात। ये देखिए दिया हुआ है, आपको पूछा है फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज आर ऑफ द स्ट्रीम वाटर ऑफ द आर की वैल्यू पूछा। आर की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, वेलोसिटी, यहाँ पर v2 है ना। इसकी एरिया दिया हुआ है क्या, इसकी एरिया लेके दिया हुआ यहाँ पर एरिया जो दिया हुआ पिस्टन की वो कैपिटल है और इसकी एरिया स्मॉल है। लाइन पर ऊपर वाली एक नया इन्वर्टर लाइट बहुत देर लगा रही फैन भी चल रहा था। चले देखे थे इसकी एरिया जाओ यहाँ पर V2 निकल जाएगा तो सबसे पहले तो हम V2 निकालेंगे। इसमें पहले क्या लगाएंगे, बर्नौली सॉरी क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाकर हम लोग V2 की क्या होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1 V1 इज इक्वल टू ये A दिया हुआ ये V दिया हुआ A2 की वैल्यू स्मॉल a V2 आप निकाल देंगे तो V2 की वैल्यू हो जाएगी A into V बाई, अरे बोलो भाई यहां पर वेलोसिटी आ गई। अब रेंज निकालना, रेंज निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, बताया था अभी, हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम हम लोग कैसे निकालते हैं, इस डायरेक्शन में। तो हम लोग लिखेंगे यूजिंग, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन से डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में होगा तो क्या s इज इक्वल टू क्या होता है ut प्लस ये कितना है, यहाँ पर कितना है y डायरेक्शन में स्मॉल h है, वहां h माइनस h था। कॉन्सेप्ट रखना है, फॉर्मूला नहीं। स्मॉल h ये कितना है 0 होगा तो ये आगे की तरफ होगी वेलोसिटी प्लस हाफ g इंटू, यहां से आप सॉल्व करेंगे t की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2h बाई, ये आपका टाइम आ गया। अब टाइम आ गया है ना, ये टाइम आ गया तो टाइम का फॉर्मूला, रेंज पूछा है, रेंज क्या होगा स्पीड इनटू ये v2 इनटू x होगा। v2 आपने निकाला a b अपॉन a और अच्छा v2 इनटू t है टाइम, और टाइम कितना है 2h बाई, ये आपका रेंज आ गया। समझ में आएगा, जो वैल्यू दी रहेगी तो रख लेंगे, नहीं दिया तो नहीं रखेंगे। कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, है ना। इसमें कॉन्सेप्ट है पूरा जेई लेवल का कॉन्सेप्ट इसमें लगा, दो चैप्टर का कॉन्सेप्ट इसमें मिलाएगा। पहले तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा के वेलोसिटी निकाल दिया, फिर
काइनेटिक्स का इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के टाइम निकाला गया, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट लगा के स्पीड इनटू टाइम का हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, जहां से स्पीड आता है ये टाइम आता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए। इधर समझिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन। आपका एक हॉरिजॉन्टल पाइप दिया हुआ है, पहले 3 सेंटीमीटर दिया फिर 6 सेंटीमीटर दिया, तो पहले थोड़ा सा पतला हुआ है, फिर कुछ दूर बाद क्या होगा थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। ऐसे डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया बन रही है इसका डायमीटर दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया बन रही है उसका डायमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, है ना। फर्स्ट पाइप यहाँ पर वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर प्रेशर जो दिया हुआ है 2 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर। यहाँ पर आपको G2 बताना है पहले और P2 भी बताना है, यही बताना है ना, और दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो क्या जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो चाहिए, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। तो पहले वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे, वो क्या यूज करके निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या हो जाएगा, A1 B1 = A2 B2। A1 की जगह पाई इनटू क्या हो जाएगा D1/4 होगा, D1 का स्क्वायर बाय 4, पाई r स्क्वायर होता है, r की जगह डायमीटर की वैल्यू रखेंगे तो D/2 D1/4 होगा। अरे बोलो भाई इनटू V1 पाई इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा D2 का स्क्वायर बाय 4 इनटू क्या हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। D1 दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, तो रख लीजिए 3 × 10⁻², है ना, वो कट ही जाएगा, और V1 की वैल्यू 4 दिया, D2 की वैल्यू रख लीजिए 6 × 10⁻² का स्क्वायर इनटू V2, है ना, ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁴ इनटू 4, ये हो जाएगा 36 × 10⁻⁴ इनटू V2। ये इससे कैंसिल, ओहो ये तो सब कैंसिल, कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाकर लगाइए, आया समझ में। अब प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर और वेलोसिटी में कौन थ्योरम बताता है रिलेशन, ऐसे कॉन्सेप्ट याद। एरिया वेलोसिटी में कौन बताता है कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी लगाना पड़ेगा। अब बर्नौली थ्योरम लगाएंगे, बर्नौली थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा P1 + ½ ρV1 का स्क्वायर = P2 + ½ ρV2 का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे। P1 की वैल्यू दिया है मेरे भाई कितना 10⁻⁴ प्लस हाफ, कौन सी लिखनी थी वाटर दिया हुआ 10⁻³ V1 की वैल्यू रख लेंगे 4 का स्क्वायर, P2 आपको निकालना है प्लस हाफ इनटू 10⁻³ और V2 आपका क्या 1, ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ प्लस ये 16 होगा, 16 को 2 से डिवाइड 8 × 10⁻³ हो जाएगा P2 प्लस ये कितना हो जाएगा 500 होगा, हाँ इसको रहेंगे 0.5 × 10⁻³। इसको मैं लिख सकता हूँ 20 × 10⁻³ लिख सकते हैं, है ना, ये दोनों ऐड हो जाएगा, यानी P2 की वैल्यू कितना है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 28 माइनस ये इधर है 0.5 × 10⁻³ यानी P2 हो जाएगा 27.5 × 10⁻³ P2 हो जाएगा 2.75 × 10⁻⁴ न्यूटन। अरे समझ में आया कि नहीं आया? पहले क्या लगाएंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाकर क्या निकालना है वेलोसिटी, वो आ गया, तो फिर बर्नौली थ्योरम लगा के क्या निकालना है प्रेशर एनर्जी, ठीक ना। तो अब नेक्स्ट करेंगे, तो ऐसा मान लीजिए यहाँ पर कोई विंग्स है, ऐसे मान लीजिए कोई विंग्स ऐसे बनी हुई है, यहाँ पर मान लीजिए ऐसे कोई विंग्स, यहाँ पर प्रेशर में मान ले रहा हूँ P2 है और यहाँ पर प्रेशर P1 है, वेलोसिटी यहाँ पर V1 है, वेलोसिटी यहाँ पर V2 है ना। तो बर्नौली थ्योरम लगाएंगे तो P1 + ½ ρV1 का स्क्वायर, है ना, यही किसके इक्वल होगा P2 + ½ ρV2 का स्क्वायर। हम ये मान ले दोनों सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का डिफरेंस लेंगे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे।
तो यहां से देखिए आप डिफरेंस निकालेंगे, प्रेशर का डिफरेंस P1 माइनस P2 कितना आ जाएगा, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस, इसको ऊपर कौन लिफ्ट कर रहा है, यही प्रेशर का डिफरेंस ही तो, लेकिन फोर्स पूछा तो एक प्रेशर का डिफरेंस निकालकर एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रेशर इनटू एरिया। तो पहले ये निकाल देंगे, हाफ डेंसिटी कितना होती है एयर की, कितना दिया हुआ है 1.3, V2 ऊपर कितनी की स्पीड दिया हुआ है 63, 70 और नीचे नीचे कम वेलोसिटी होगी ना, तभी तो प्रेशर ज्यादा होगा, ये हो जाएगा। यहां सॉल्व करेंगे 1/2 इंटू 1.3, ये हो जाएगा कैसे होगा बताइए, a माइनस बी ए प्लस बी करेंगे, a प्लस बी करेंगे कितना 143 और a माइनस बी करेंगे 7, ये कैसे होगा समझ में आया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्यों पढ़ाया जाता है, इसी के लिए, ये नहीं कि वहां पढ़ के बस एग्जाम दे दिया इसके लिए। ये कि वाइवा में मैं वो देख रहा था वीडियो, उसमें यही चीज बता रहे थे, मतलब कोई गुरु थे ना, तो वो बता रहे थे कि जो बचपन में पढ़ाया जाता बस पढ़ा दिया जाता मैथ, ये नहीं बताया जाता कि क्यों पढ़ाया जा रहा, उसका काम क्या है, ये कैलकुलेशन ही के लिए तो पढ़ाया जाता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये a प्लस b हो गया, दोनों को ऐड कर दिया और ये माइनस b हो गया, तो यहां से कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 1.3 इंटू ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 150, ये कैंसिल करेंगे 75, ओ ये a प्लस b माइनस b ना, ये आ गया, ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू यहां से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 1301.3 आया, कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर फोर्स पूछा तो यार 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 65 इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया प्रेशर। तो फोर्स पूछा, उसको उठाने के लिए फोर्स कितना चाहिए, तो जो प्रेशर डिफरेंस है P1 उसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 650.65, एरिया कितना दिया हुआ है 2.5 मीटर स्क्वायर, बस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना करेंगे 70 और 60 कितना होगा 133 होगा ना, 143 होगा, 133 होगा, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 931 होगा, है ना, 931 को यहां से मल्टीप्लाई किया, 2 से यहां से कैंसिल कर लीजिए, पहले जाएगा 0.65, तो 931 का 65 से मल्टीप्लाई करके बताइए, 931 का 65 से मल्टीप्लाई करके कितना 605.1 इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, और जो प्रेशर डिफरेंस आया है 605.15, एरिया से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना है कितना आराम से 1512.875 इतना नहीं, ठीक, यही आंसर 1.5 into 10 की पावर, ठीक, कैलकुलेशन था। अगला क्वेश्चन करेंगे।